हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। कौन सा टॉपिक है? जो बहुत ही जर्नल टॉपिक है ये हाइपरटेंशन। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो जर्नली कह सकते हैं 10 में से 7 ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जिनमें हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एनसीडी जिसको बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है, बट ये जो डिजीज है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही आप कह सकते हैं सीरियस कंडीशन भी इसको कह सकते हैं, या फिर ये एक डिजीज है वो है साइलेंट किलर डिजीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको साइलेंट किलर डिजीज? क्योंकि इसके जो साइन सिम्टम है कई बार क्या है पर्सन में नहीं दिखाई देते हैं और अंदर ही अंदर हाइपरटेंशन उसमें क्या होता है, पनपता रहता है और ये क्या ले लाता है, एक सीरियस कंडीशन उसमें ले लेता है हाइपरटेंशन की, और उस पर्सन को क्या होता है पता भी नहीं चलता है। पता नहीं चलने के कारण क्या होता है, उसको समय पर इलाज नहीं मिल पाता है और इस वजह से वो क्या हो जाती है, उसकी कई बार हाइपरटेंशन की वजह से डेथ भी हो सकती है, फिर कई बार क्या होता है इसमें पैरालिसिस आने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हाइपरटेंशन की फुल डिटेल में स्टडी कराने वाली हूँ, या कह सकते हैं हम फुल डिटेल में आपको इसकी नॉलेज मिलने वाली है कि हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन क्यों होता है, इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, इसके अलावा इसका जो मैनेजमेंट है हम कैसे इसका मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है तो आगे उसको ये कंडीशन इसकी खराब नहीं हो तो उससे बचाव के लिए हम क्या क्या मैनेज कर सकते हैं वो भी मैं आपको अपने इस वीडियो लेक्चर में बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे क्या देता है, मोटिवेशन देता है, ताकि मैं इसी तरह के नॉलेजेबल और एजुकेशनल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे हम। तो इसकी जो डेफिनेशन है एक मेडिकल कंडीशन में किस तरह से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये क्या है, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच the blood pressure in the arteries and the persistently elevated। मतलब जो आर्टरीज होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर होता है, सबके होता है नॉर्मली तो, बट जब आर्टरीज में ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कंटिन्यूअसली एलिवेटेड रहता है। नॉर्मल जो वैल्यू होती है उससे क्या होता है, एलिवेटेड रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन में अब हम किसको बोलेंगे कि SBBP मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, मोर देन जब 140 होता है, या फिर डायस्टोलिक प्रेशर 90 से अबव होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mm of Hg होता है, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल वैल्यू। बट इससे अगर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरीज में, कि कौन सी हाइपरटेंशन की फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी कौन सी है, तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कौन कौन सी होती है। तो जनरली आप ये समझ लीजिए कि जो हाइपरटेंशन है उसको किस भाषा में हम इसको परिभाषित करेंगे कि जो हाइपरटेंशन है अगर सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से अबव हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके टाइप कौन कौन से हैं। इसके टाइप की बात करें तो टाइप इसके मेनली कितने होते हैं, 4 टाइप्स कह सकते हैं हम इसको। जो फर्स्ट जो टाइप है उसको बोलेंगे हम प्री हाइपरटेंशन। ठीक है, प्री हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है कि बीपी कैसा हो जाता है, 120 और 139 के बीच रहता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से और 89 के बीच अगर रहता है ब्लड प्रेशर, तो उसको हम बोलेंगे प्री हाइपरटेंशन। इसके बाद हाइपर जो टेंशन होता है फर्स्ट ग्रेड, वो हो जाता है 140 से लेकर के 159 के बीच में अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है, और 90 से लेकर के 99 के बीच में अगर डायस्टोलिक प्रेशर रहता है, तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन फर्स्ट ग्रेड में। इसके बाद हाइपरटेंशन जो सेकंड है, ठीक है, आपको स्क्रीन पर सही दिख रहा है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें बोर्ड वगैरह में तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस सेल्फ। ठीक है, तो अगर आपको दिखने में कोई ब्लर वगैरह आ रहा है तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। हाइपरटेंशन सेकंड क्या होता है, इसमें क्या होता है जो ब्लड प्रेशर होता है वो मोर देन 160 से 100 क्या होता है,
ज़्यादा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर अगर 160 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक प्रेशर 100 से अगर ज़्यादा आता है तो वो कैटेगरी आ जाती है आपकी हाइपरटेंशन सेकेंड की। इसके बाद एक और ब्लड वो होता है हाइपरटेंशन, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये कब हो जाता है? कई बार प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेग्नेंट लेडी में, उसकी वजह से क्या होता है ये देखने को मिलता है। जैसे उसको बोलते हैं एक्लेम्पशिया की कंडीशन, ठीक है, ये होती है एक्लेम्पशिया, प्री एक्लेम्पशिया। तो इसका भी मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी कि एक्लेम्पशिया क्या होता है, प्री एक्लेम्पशिया किसको बोलेंगे और कौन कौन से इसमें साइन सिम्टम होते हैं, इसके अलावा इसमें कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, उसका भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो यहाँ पर हमने देखे इसके हाइपरटेंशन के टाइप्स देख लिए हैं। तो इसके 4 टाइप्स हैं मेनली, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन फर्स्ट और हाइपरटेंशन सेकंड ग्रेड, और इसके अलावा एक और है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, आप अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इसकी जो वैल्यूज दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि किस तरह का ये हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो ये हो गई इसके कॉजेज हाइपरटेंशन के। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉजेज क्या है? अनआइडेंटिफाई है, ठीक है, इसका कोई कॉजेज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया कि एक्चुअली ये किस वजह से होता है, ठीक है। जो जनरली जो बीपी रहता है उस कंडीशन में जैसे 120 से 139 रह गया, ठीक है, 140 से 159 हो गया ये वाला। तो जो प्री हाइपरटेंशन है उसके कॉजेज क्या है अभी अननोन है। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, मतलब जब बीपी क्या हो जाता है 160 से मोर देन हो जाता है, तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको राइट डाउन करे हुए हैं। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे न्यूरोलॉजिकल क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या हो गया, कोई हेड इंजरी हो गई है, ब्रेन में कोई ट्यूमर है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। रीनल डिजीज है, स्लीप एपनिया है, नींद नहीं आती है, या फिर मेडिकेशन ले रहा, कोई लंबे समय से कोई मेडिकेशन ले, जैसे ओसीपी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लंबे समय से ले रहा है, या फिर एनएसएआईडी है, ठीक है, नॉन स्टेरॉइड्स जो इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं वो अगर ले रहे हैं लंबे समय से, तो क्या हो सकता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। और लीवर का सिरोसिस हो गया है, या फिर एंडोक्राइन जो किसी तरह के डिजीज है, एंडोक्राइन मतलब किसी में जो ग्लैंड्स वगैरह हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर आ गया है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर कौन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो मैंने यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर्स यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखे हैं। जैसे एज है, एज को अकॉर्डिंग होता है, ये छोटी एज में ये कम देखने को मिलता है, बल्कि जो आफ्टर 40 एज है ये जो पर्सन आते हैं वो इसमें रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। अल्कोहल, जो पर्सन ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं वो भी क्या होते हैं इसमें रिस्क फैक्टर की कैटेगरीज में आते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव इनटेक ऑफ साल्ट, जो खाने में साल्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, या फिर ऊपर से नमक क्या लेते हैं खाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें भी इसके होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो जेंडर है वो भी इफेक्ट करता है इसमें। जो मेल होता है वो ज़्यादा इसमें अफेक्टेड रहते हैं कंपेरेटिव टू फीमेल के। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो उसके जो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें होने के भी इसमें चांसेस रहते हैं। ओबेसिटी हो गया, ज़्यादा क्या है इसमें मोटापा अगर किसी पर्सन में है तो वो भी इसके रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। इसके अलावा आजकल की जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस वगैरह लेना है या सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से भी क्या होता है हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सिडेंट्री लाइफस्टाइल कह सकते हैं कि हम जैसे आजकल ज़्यादा एक्सरसाइज ना करना, योगा वगैरह नहीं करना, और आरामदायक जो लाइफस्टाइल होती है उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि सिडेंट्री लाइफस्टाइल है तो क्या होगा, आरामदायक स्थिति रहेगी, खाते खाते रहेंगे और क्या नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उनमें ओबेसिटी जनरेट हो जाएगी। ओबेसिटी जनरेट हो जाएगी तो ओबेसिटी की वजह से ही क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। तो ये कुछ क्या है इसके रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से क्या होता है हाइपरटेंशन होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो देख लीजिए आप ही एक बार, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा अब हम जो देखते हैं इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस किस को सिम्टम्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि उसमें हाइपरटेंशन है। हम देखते हैं इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। सिम्टम्स में जिसको देखकर हम ये पता लगाएं कि इसको हाइपरटेंशन है। सीवियर हेडेक, जिसको सीवियर हेडेक रहता है कंसिस्टेंटली। ब्लड विजन है, हेडेक के साथ साथ उसको क्या दिखाई, धुंधला दिखाई देता है। नोजिया होता है, डिजीनेस है, वॉमिटिंग भी होती है इसको नोजिया के साथ साथ, या फिर चेस्ट पेन है, और इरेगुलर हार्ट बीट हो रखी है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको देख करके क्या कर सकते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करते हैं
तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि इसको क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। कंफर्म नहीं कह सकते, बट ये जो सिम्टम्स हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी क्या हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकते हैं। तो हाइपरटेंशन को कैसे हम इसको डायग्नोस करें कि ये हाइपरटेंशन की कंडीशन में पर्सन आ चुका है, तो वो अब हम देख लेते हैं। इसके डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं हाइपरटेंशन, हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस में हम कौन कौन सा करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, उसकी हिस्ट्री लेंगे कि इसकी फैमिली में किसी को डायबिटीज तो नहीं है, सॉरी हाइपरटेंशन तो नहीं है, जिसके कारण इसको भी क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, अगर मेडिकल हिस्ट्री में उसके क्या डायबिटीज है पहले से, तो उस कंडीशन में भी क्या इसको डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ईसीजी देखते हैं, ईसीजी में ईसीजी हार्ट के लिए होती है, तो इसमें किसी भी तरह की अगर क्या आ रही है, एबनॉर्मलिटीज आती है, तो उसकी वजह से भी उसको हाइपरटेंशन क्या है, होने की संभावना होती है। इसके अलावा सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है। तो इन जो टेस्ट वगैरह है या फिर इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन का डायग्नोसिस करते हैं कि उसको क्या है, हाइपरटेंशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इसका मैनेजमेंट का, कि अब हम हाइपरटेंशन हो गया तो उसको मैनेज किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए ताकि आगे ये फर्दर इसकी कॉम्प्लिकेशन कंडीशन नहीं हो। तो अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट, किस तरह इसका मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट इसका दो तरीके से होता है, एक होता है लाइफ मॉडिफिकेशन से और दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से। तो फार्माकोलॉजिकल जो थेरेपी है इसमें हम ड्रग्स वगैरह देते हैं, कौन कौन सी इसमें ड्रग्स देते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा हम देख लेते हैं पहले इसका जो लाइफ मॉडिफिकेशन है उससे हम किस तरह इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। लाइफ मॉडिफिकेशन में मैंने बताया कि ये जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, एक्सेसिव इनटेक ऑफ साल्ट हो गया, या फिर जैसे कि बहुत ज़्यादा उसको क्या है, ओबेसिटी है उसकी वजह से हो गया, फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से हो जाता है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो एक तरीके से जो वो लाइफस्टाइल है उसको क्या करने की ज़रूरत होती है, मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत होती है, तभी जाकर के क्या कर सकते हैं, इस हाइपरटेंशन की जो डिजीज़ है इसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा योगा वगैरह का इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। योगा है, एक्सरसाइज है, एरोबिक्स है, ये यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इस जो डिजीज़ है हाइपरटेंशन की इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो लाइफ मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको मैनेज करने में, हाइपरटेंशन को। इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं उसको भी आपको इनके साथ साथ लेना है, तभी जाकर के ये क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। तो अब हम देखते हैं लाइफस्टाइल हो गया आपका, किस तरह से आप इसको मॉडिफाई करोगे लाइफस्टाइल को। इसके अलावा जो फार्माकोलॉजिकल जो थेरेपी है उसमें डॉक्टर कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ये कंडीशन उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी कैटेगरी के ऊपर कि किस तरह का उसको हाइपरटेंशन है, फर्स्ट कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का है या प्री हाइपरटेंशन है। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कुछ मेडिसिन हैं, उसके भी नाम मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन कौन सी इसमें मेडिसिन दी जाती है। ये जो मेडिसिन हैं वो अधिकतर डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग पेशेंट्स को देखकर ही देते हैं। ये जो वीडियो है वो मैंने आपको केवल एजुकेशनल पर्पज से या फिर आपको एक तरीके से नॉलेजेबल वीडियो के लिए आपको ये बनाया है, किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं है। अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही क्या करें, इसमें मेडिकेशंस लें। तो मैं आपको इसमें फार्माकोलॉजिकल जो थेरेपी है वो बता देती हूँ कौन कौन सी इसमें मेडिसिन ली जाती हैं। फार्माकोलॉजिकल जो थेरेपी है उसमें है कुछ अल्फा ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स, ये मेडिसिन दी जाती है। अल्फा ब्लॉकर्स हैं, इसमें क्या है, प्राजोसिन जो मेडिसिन है वो दी जाती है। अब आप सोच रहे जो अल्फा जो ब्लॉकर्स है वो क्यों दी जाती है। अल्फा जो ब्लॉकर्स है ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स को जो वेजोडाइलेशन का काम करती है, ये वाली मेडिसिन इसका वर्क है। बीटा जो ब्लॉकर्स है उसमें एटिनॉल दी जाती है, ये क्या करती है, जो वर्क हार्ट का जो वर्क है, वर्कलोड उसको कम करने का काम करते हैं एटिनॉल। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या होता है, एक्सेसिव जो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो इसमें जो मेडिसिन ली जाती है वो ली जाती है एम्लोडिपिन यूज की जाती है। तो ये कुछ क्या है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है जो मेडिसिन दी जाती है हाइपरटेंशन में।
तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज के वीडियो में मैंने हाइपरटेंशन के बारे में आपको डिटेल से स्टडी करवाई। मेरे को यहाँ पर कुछ लैपटॉप वगैरह की कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो केवल ये बोर्ड था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए जो वीडियो बहुत दिनों से नहीं प्रोवाइड कर पाई हूँ, तो उसके लिए मैंने बोर्ड पे ही आज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आपको। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से बोर्ड पर आपको पढ़ाऊँ, आपके लिए ठीक रहेगा, तो आप ये भी कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। या फिर आपको पिछली जो पहले पढ़ा रही थी मैं पीपीटी के माध्यम से, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो ये भी आप बता सकते हैं कौन सा इसमें मेथड ठीक रहेगा। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स इन कमेंट्स बॉक्स। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।